हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 नए मेहमान। ये जो एक नाटक की तरह है। सबसे पहले देख लेते क्या क्या है। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर में के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली जो है स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है। मतलब उन्हें क्या क्या परेशानियां उस टाइम पे झेलनी पड़ती जब दो ऐसे लोग आ जाते। पहली बात तो उन्हें जानते ही नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी वो मेहमान है इसलिए उनकी जितनी हो सके वो सेवा वगैरह करते हैं। इसका जो है चित्रण यहाँ पर इस नाटक में एकांकी, ठीक है, एक अंक दिखाया गया है पूरे नाटक का, वो बताया गया है। चैप्टर का नाम है नए मेहमान। पात्र कौन कौन है। विश्वनाथ है गर्भवती, नन्हेमल और बाबूलाल दोनों अतिथि हैं। प्रमोद और किरण जो हैं उनके बच्चे हैं। आगंतुक रेवती का भाई, और रेवती कौन है, विश्वनाथ की पत्नी। अब स्थान क्या है, भारत का कोई बड़ा नगर। गर्मी की ऋतु, रात का 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए और पश्चिम का द्वार भीतर की तरफ खुलता है, यानी कि अंदर की तरफ जाते हैं। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां, पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है और फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है। तो ये जो है पूरा बताया है कमरे का जगह कैसी है, ठीक है। कमरे का बताया कि एक दरवाज़ा उधर से है, एक दूसरी तरफ से है। ये यहाँ पर आया और पसीने बहुत आ रहे हैं तो इसने अपना कुर्ता उतार के वहाँ फेंक दिया। ये छोटा सा पंखा यहाँ मेज पर चल रहा है। 2 कुर्सियाँ रखी है और एक छोटा बच्चा इसके सामने सो रहा है। और इसका पंखे की हवा जो है इतनी कम है कि इसको भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, इससे भी इसमें पसीने आ रहे हैं। तो अपना कुर्ता उतार कर खूंटी पर टांगते, यानी कि जो टांगने की जगह होती है उसे हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करने लगता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग और मुख पर गंभीरता का चिन्ह, यानी कि थोड़े से गंभीर है। विश्वनाथ बोलते हैं, उफ बड़ी गर्मी है। और पंखा जो है, जो पंखा है ना, हाथ पंखा जो हाथ से चलाते हैं, वो पंखा लेकर जोर जोर से चलाने लगते हैं। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी, भट्टी मतलब जहाँ पर जो है वो करते हैं, ईंटें वगैरह बनाई जाती है, बहुत गर्म रहती है। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब शहर में रह रहे हैं तो छोटे छोटे घर होते हैं, अंदर है बंद होता है पूरा, कितनी गर्मी है और ये मकान बिल्कुल तप रहे हैं। पश्चिम की ओर से तभी एक स्त्री प्रवेश करती है, रेवती। रेवती कौन है, उनकी वाइफ। आंचल से मुंह का पसीना पोंछते हुए पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है और वो अपना सिर दबाती है। विश्वनाथ बोलते हैं, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, यानी कि प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास बुझ नहीं रही है। अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। रेवती, गरम है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ, ठंडा गरम जैसा भी है ले आओ। रेवती, बर्फ ले आते, पर बर्फ भी तो कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ, बर्फ का पानी पीने से क्या फ़ायदा, प्यास जैसी की तैसी बल्कि दोगुनी हो जाती है, यानी कि अगर ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी पीते हैं तो प्यास बढ़ जाती है। उफ, लो पंखा कर लो। बच्चे क्या ऊपर हैं, तो बच्चों के लिए पूछती हैं। तो रेवती बोलती है, रहने तो तुम ही करो पंखा। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। तो विश्वनाथ बोलता है, एक यह पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़े रहने पर भी बच्चों के लिए खाट तक नहीं बिछाने देंगे। रेवती, वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लल्ला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है, नगद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी।
उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। तो वो अपने सामने वाले के लिए बोल रहे हैं कि उनसे पूछा होगा कि एक खाट हम यहाँ पर लगा लें, यानी कि चारपाई यहाँ लगा ले ताकि हम लोग सो जाएं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ी, हम हर महीने जो है 50 रुपये इसके देते हैं, तब इतनी जगह हमें मिली है, तो हम नहीं सोने देंगे। तुम सो जाओगे तो हमें जो हवा लगती है वो नहीं लगेगी। विश्वनाथ, पर बच्चों के सोने से क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। रेवती बोलती है, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी, वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। विश्वनाथ बोलता, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। तो रेवती बोलती है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ, पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, और मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। यानी कि संपन्न मतलब जिनके पास पैसे वगैरह, तो वो गर्मियाँ होते ही पहाड़ों पर चले जाते हैं ताकि वहाँ ठंड मिले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल पता चल रहा है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, और ये सिर्फ एक रात का सीन यहाँ पर बता रहे हैं। तो रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है और बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से फिर से वो पंखा करने लगता है कि वो बच्चा सो रहा था। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, कि छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। तमाम गर्मी मारे तमाम शरीर, यानी कि पूरा शरीर जो है इनका गर्मी के मारे उबल रहा है, यानी कि बहुत तप रहा है, गर्म हो गया। रेवती पानी का गिलास लाती है। बड़े का तो और भी अब बुरा हाल है, वह अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ पानी पीकर, अरे क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा, वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने कि शिमला गया तब जाके कुछ ठीक हुआ, नहीं तो बहुत ही बीमार था वो तो। भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया है और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमारी न पड़ जाए। छुट्टी कोई दे तब न, छुट्टी लूँ ले भी लूँ तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चे को ले जाओ, ये गर्मी से भुन रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना न मानोगी, बस अपने ही हाके जाओगी। 15 दिन से सर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये पति पत्नी के बीच की बातें वहाँ पर चल रही है। वो बोल रहा है कि तुम ऊपर जाके सो जाओ, ठंडी हवा लगेगी, और वो बोल रही है कि नहीं तुम जाओ, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी, बंद मकान, हवा का नाम नहीं है, रात भर नींद ना आएगी, और सुबह फिर से काम पर जाना है, जाओ मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती बोलती है, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी, जाओ। विश्वनाथ बोलते हैं, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। अब वो ये बोला ही था तो तभी जो है बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। रेवती बोलती है, कौन आया होगा। तो विश्वनाथ, पता नहीं, देखता हूँ कौन है। तो रेवती बोलती है, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। वो बच्चे को पंखा कर रही थी, और बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है और पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है, और आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करता है। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ, बड़े की अवस्था 35 और छोटा 24। बड़े की मूछें जो है मुंह को घेरे हुए हैं और माथे पर सलवट है। छोटे की अधकटी मूछ है, लंबा मुख है, दोनों मैली धोतियाँ पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल है और छोटे का नाम बाबूलाल। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं कि कौन आया है। तो विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज करना किरण। किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता है क्योंकि वो उतना ही था, बहुत पुराना हो गया था। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करते हुए, बड़ी गर्मी है, क्या कहे पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो।
तो विश्वनाथ बोलते हैं, वो पूछना चाहते कि आप लोग कौन। तभी जो है बाबूलाल बोलते हैं, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 गज दी, जबकि नाथामल ने के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतल पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? तो प्रमोद और किरण अपना अपना नाम बताते हैं। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी लाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। तो विश्वनाथ बोलता है, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। वो फिर से पूछना चाहता है कि आप लोग कौन। तभी वो बीच में फिर से बोल पड़ते हैं, नन्हेमल, आपने अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो इस पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो, मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे? तो लास्ट में उनसे पूछ ही लेते कि आप लोग कौन है, कहाँ से पधारे। तो नन्हे बोलते हैं, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताए साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू यह लो, मेरी बड़ी संदूक में रख दो, बंडी संदूक में रख दो। तो विश्वनाथ बोलते कि संपत राम कौन है? अरे वही गोटे लाल, लाओ न चाचा। वो संदूक खोलकर बंडी रखता है, माल मसाला जो भी है। तो अंटी में है न? नन्हेमल, नहीं जेब में है, बंडी की जेब में। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। विश्वनाथ बोलते हैं, मैं संपत राम को नहीं जानता। संपत राम को जानना ही क्यों है, वह तो आपसे मिले हैं। आपकी तो वह है। हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा, तो बीच में एक दूसरे की बातें काटे जा रहे हैं। कभी बाबूलाल बोल देता है, कभी नन्हेमल, और बता ही नहीं रहे कि वो हैं कौन। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो बहुत तारीफ की है पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण जो है विश्वनाथ को बोलती है, माँ पूछती है खाने के लिए। तो नन्हे बोलते हैं, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी, इतना ही खाएंगे। तो नन्हे बोलते हैं, वैसे मैं तो पराठे भी खा लेता हूँ। तो बाबूलाल बोलते हैं, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। तो प्रमोद जो है तभी वो बर्फ़ के लिए भेजा था, ठंडे पानी के लिए, वो लेकर आता है। हाँ भैया ला दो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। उतना ही मैं। और दोनों पानी पीने लगते हैं। किरण बोलती है, अपने पापा से फिर से पूछती है खाने के लिए। विश्वनाथ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इशारा करते हैं। नन्हेमल बोलते हैं, आह अब जाके जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं न? तो विश्वनाथ बोलते हैं, क्षमा कीजिए, मैंने आपको, वो बोलने ही वाले थे कि पहचाना नहीं है, ठीक है। तो बोलते दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। आप आए कहाँ से? बिजनौर से। बिजनौर से? बिजनौर से तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। मैं भी स्नान करूँगा। दोनों बोलने लगते हैं। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही होगा, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकलते और रेवती आती है, जो उनकी वाइफ है। ये लोग कौन है, जाना पहचान तो मालूम नहीं पड़ते हैं, न जाने कौन है। पूछ लो ना, तो पूछ लो कि कौन है। क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं दे रहे। तो वो ट्राई कर रहे हैं बार बार पूछने की, लेकिन वो बता ही नहीं रहे हैं। रेवती, मेरा तो सर दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ बोलते, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ता है, इसलिए भाग जाता है। और गर्मी क्या कम है? किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने? ये तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। तो विश्वनाथ बोलता, अब क्या किया जाए, फिर क्या खाना बनाना ही होगा। पर ये है कौन? तो बोलती कि करना क्या, अब खाना तो बनाना पड़ेगा, ये आए हैं तो है तो गेस्ट ही। लेकिन बनाना क्या है, और ये है कौन? तो
तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। तो तुनक्का थोड़ा गुस्से में बोलती है, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो भला, इस तरह हम कैसे काम चलेगा हमारा, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए और इस समय। आखिर ये आए कहाँ से हैं? बिजनौर से आए हैं। बिजनौर से? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहाँ रहता ही नहीं है। तो विश्वनाथ, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, तब से अब तो 20 साल हो गए, 20 साल पहले कभी गया था। सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र मिल गया हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। तो विश्वनाथ बोलता है, ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो, उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। रेवती बोलती है, तो बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो और क्या क्या करूं मैं। तो विश्वनाथ बोलता है, क्या कहेंगी कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो न। रेवती, बाजार में क्या मुफ्त में आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में क्या इनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। तो बाबूलाल वापस आ जाता है और रेवती दूसरी तरफ चली जाती है। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, न जाने पंडित जी आप कैसे यहाँ रहते हैं। तो विश्वनाथ बोलते हैं, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है, क्या बात, कैसा झगड़ा प्रमोद जी? तो प्रमोद से पूछता है, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है, मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। तो विश्वनाथ बोलते हैं, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? मैंने पानी पीने चला गया था और वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया, पंखा चलता रहा और इतने में उन्होंने हाथ धो लिए। चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ कर देंगे। तभी नेफत्ते यानी कि जो पर्दा होता है, जो स्टेज पे जो पर्दा लगाता है, वहाँ से आवाज़ आती है, अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूँ। लाया चाचा। तो बाबूलाल बोलता है कि अभी लेकर आता हूँ। और पड़ोसी जो है तभी तेजी से अंदर आता है। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी छत पर इस तरह का गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ बोलते हैं कि गलती हो गई है, कल सवेरे हम साफ कर देंगे। तो पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से ही गलती हो सकती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। मतलब वो बता रहे कि पहले भी आपके मेहमान आते तो ऐसे ही करते, हमेशा ऐसी गलतियां होती रहती हैं आपसे। विश्वनाथ बोलते, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हैं तो बड़ा मकान ले लो। विश्वनाथ बोलते, यह तो आपने खूब कहा, इतने मेहमान क्यों आते हैं? अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं खुद बुलाता हूँ? खैर आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। कहाँ तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद रहती है, क्षमा। और वो चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं। दोनों बोलते, क्या बात हुई? कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें, सचमुच हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला दो, बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है, बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। तो विश्वनाथ बोलते, देखिए मैं आपसे 1-2 बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। विश्वनाथ बोलते, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया हूँ तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है, हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा है। बाबूलाल बोलते हैं, लाला भानामाल की लड़की की शादी के बाद आप नजीबागद गए थे। नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद की यहाँ हमने आपको देखा था, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं, पर उनका तो प्रेस है। तो मतलब वो तो बोल रहे कि आटे की मिल और वो बोल रहे प्रेस है। अरे प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल है, अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल गई है। बाबूलाल बोलते हैं, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आओ, लो चाचा तुम भी पियो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। तो संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड पे चले जाना, वह कृष्णा गली में वह रहते हैं। पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं, कौन से कृष्णा गली में? तो नन्हे बोलते, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद नहीं आ रहा। तो वो थोड़े से खिंच जाते, गुस्से में होते, क्योंकि जानते नहीं और उनके घर पे आकर वो करे जा रहे और साथ में पड़ोसियों से भी झगड़ा हो गया। जिसके यहाँ आपको जाना है उनका नाम तो बताया होगा। क्या नाम था चाचा? नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूँ। अरे चाचा, कविराज या कवि बताया था,
मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़ी हैं। अरे चोर छिपे थोड़ी ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चल कर देख ले तो पता लगेगा कि हम भी। लेकिन मैं तो कविराज नहीं हूँ। तो दोनों चिल्लाकर बोलते, तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा, हमें जो पता दिया गया था उसी के सहारे आ गए। नीची आवाज़ लगाई और अब मिल गए। ऊपर चढ़ाए, पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही हैं तो चलो घर पे ही चलें। तो विश्वनाथ बोलते, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? काम क्या बताया था बाबू, फिर वो सोचने लगते हैं। मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने गया था, आप ही थे। शायद वैद्य बताया था कि वैद्य है, यानी कि डॉक्टर हैं। हाँ याद आया, बताया था वैद्य था, पर मैं तो वैद्य भी नहीं हूँ। पिछली गली में कविराज वैद्य है। हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए? अरे हाँ, वही तो कविराज रामलाल, शायद वह उधर के भी हैं। नन्हेमल, ठीक है साहब, ठीक है, वही हैं। मैं भी सोच रहा था कि आप न संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। और कहाँ है उन कविराज का घर? विश्वनाथ, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो जाऊं। दोनों, चलो जल्दी भैया चलो। अच्छा साहब, राम राम। और दोनों राम राम करके चले जाते हैं। रेवती, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। तभी उनकी आवाज़ आती है, सर फटा जा रहा है। और तभी नीचे से आवाज़ आती है, भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती, फिर अरे अरे भैया हैं, आओ आओ, तुमने तो खबर भी न दी। तो आगंतुक मतलब जो पड़ोसी मतलब जो उनकी नए गेस्ट आए हैं वो आते हैं, वो जो कि उसके भाई हैं रेवती के। रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया था? कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। तो रेवती बोली है, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो आगंतुक बोलता है, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाओ। आगंतुक जो है, एक बार तो जी में आया कि सामने के होटल में रह जाऊं, शायद रात को आप लोग को कोई कष्ट हो। तो रेवती बोलती है, ऐसा क्यों सोचते हो, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। तो आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती है, कैसी बात करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ, इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ बोलने, तुम नहाने तो जाओ और कहो अब। तो रेवती से बोलते, अब क्या मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे तो नहीं सो सकते। और यहाँ पर ही ये नाटक खत्म हो जाता है। जैसे उनके लिए वो बोल रहे थे कि कौन है क्या है, और अपने भैया के लिए खुद से खाना बना रहे तैयार हैं। और ये लिखा है उदय शंकर भट्ट जी ने। अभी आपने जो एकांकी पढ़ी उसके लेखक है उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। परिवार में साहित्यिक वातावरण था, इसलिए इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी। इन्होंने रेडियो के लिए अनेक नाटक लिखे, साथ ही नाटकों या तथा फिल्मों में अभिनय भी किया है। इन्होंने कविता और उपन्यास भी लिखे, लेकिन नाटक व एकांकी के क्षेत्र में इन्होंने विशेष प्रसिद्धि मिली है। इनका लोक परलोक उपन्यास और पर्दे के पीछे एकांकी संग्रह बहुत चर्चित रहे हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स है। सबसे पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। असुविधा, परेशानी और कठिनाई, संकोचवश, झिझक के कारण। आगंतुक, आने वाला व्यक्ति या अतिथि। गर्मी की ऋतु, गर्मियों का मौसम। गृहपति, घर का मालिक या घर का मुखिया। पल्ला, कपड़े का सिरा। चर्राई हुई सी, यानी कि कड़ी हो गई या खिंच रही है। ठग, धोखा देने वाला। कष्ट, तकलीफ या दुख। कष्ट सहना, परेशानी झेलना। तुनक्कर, नाराज होकर। क्षमा, माफ करना। नेपथ्य, मंच के पीछे का जो भाग होता है, यानी कि स्टेज के पीछे। यावनिका, पर्दा। भुना, तपना या गर्म होना। भाड़ में भुनना, बहुत गर्मी में तपना। भली चलाई, अच्छी बात कह दी। संपन्न, अमीर और संपन्न व्यक्ति। जिद, अड़ जाना या अपनी बात पर अड़े रहना। कविराज वैद्य, यहाँ पे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनके लिए यूज हुआ है। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। वो सबसे पहले आते हैं आपके मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने आपको इसी तरह स्टार बनाना जैसे हर बार करते हैं। आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के से किस संदर्भ में कहा कि सीधा है? किसी अतिथियों की सेवा करने के कारण और आज्ञाकारिता के भाव के कारण।
अतिथियों की सेवा और ये दोनों को करने के कारण बच्चे ने बिना कोई बहस किए अतिथियों के लिए पानी लाकर दिया और उनकी बात मानी, इसीलिए उन्होंने सीधे और अच्छे लगे। एक ये पड़ोसी है निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा? क्योंकि उन्हें कष्ट में देखकर उससे खुशी होती थी। पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते थे। विश्वनाथ ने पड़ोसियों को निर्दयी इसलिए कहा था क्योंकि वे उनकी परेशानी पर खुश होते थे और छत पर बच्चों को सोने की जगह देने जैसे छोटे से सहयोग से भी मना करते थे। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आए। रेवती जो इस तरह की कामना क्यों कर रही थी? क्योंकि ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और अतिथियों के आने से घर का कार्य भी बढ़ जाता है। इस वजह से वो बोल रही थी कि कोई भी अतिथि ना आए। हे भगवान, कोई मुसीबत न आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत के बारे में बात कर रही थी? तो मेहमान के आने की। रेवती दरवाजे की खटखट सुनकर चिंतित हुई और प्रार्थना करती है कि कोई मेहमान न आ जाए, क्योंकि मेहमानों की वजह से पहले से परेशान परिवार को और मुश्किल होती। इस एकांकी के आधार पर बताइए कि मुख्य रूप से कौन सी बात इस रचना को नाटक बनाती है? तो क्या है? संवाद है, बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे से। हो सकता है कि आप सभी ने अलग अलग उत्तर चुने हो। आप अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि उन्होंने या आपने ये उत्तर क्यों चुने। पहले का जैसे हमने चुना, आगंतुक ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के कहा क्योंकि वे अतिथियों की सेवा कर रहे थे, कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे और आज्ञाकारी थे। इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में प्रमोद और किरण मेहमानों के लिए पानी लाते हैं, पंखा चलाते हैं और उनकी बात मानते हैं, जो उनके सीधेपन को दिखाता है। सेकंड में विश्वनाथ ने पड़ोसियों को निर्दयी कहा क्योंकि वे कष्ट में प्रसन्न होते हैं और सहयोग नहीं करते। इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में पड़ोसी छत पर खाट बिछाने की अनुमति नहीं देते और विश्वनाथ की परेशानी में कोई मदद नहीं करते, जो उनके निर्दयी स्वभाव को दर्शाता है। रेवती मेहमान न आने की कामना करती है क्योंकि घर में जगह की कमी है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेहमानों से काम बढ़ जाता है। इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में रेवती सिरदर्द और गर्मी से परेशान है और मेहमानों की खातिरदारी से उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। रेवती मेहमानों के आने की को मुसीबत मानती है क्योंकि एकांकी में वह दरवाजे की खटखट सुनकर चिंतित हो जाती है और मेहमानों की खातिरदारी को गर्मी और बीमारी के बीच अतिरिक्त बोझ मानती है। संवाद जो इस नाटक का इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रचना का या किसी भी नाटक का, इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में पात्रों के बीच जो बातचीत है, जैसे विश्वनाथ, रेवती और मेहमानों के बीच में जो संवाद हुआ है, वो कहानी को जीवंत बनाता है और पात्रों की भावना व परिस्थितियों को सामने लाती है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास की है कि बुझने का नाम नहीं लेती। इसका अर्थ है, विश्वनाथ कहता है कि वह बहुत सारा पानी पी रहा है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास बुझ ही नहीं रही है। यह पंक्ति शहर की भीषण गर्मी और पानी की कमी को दर्शाती है। सारे शहर में जैसे आग बरस रही है, तो रेवती कहती है कि पूरा शहर इतना गर्म है, लगता है कि आग की बारिश हो रही है। यह गर्मी की तीव्रता और असहजता को दिखाता है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। तो रेवती अपने दुखी जीवन की तुलना चने भुनने से करती है, जैसे वे गर्मी और मुश्किलों में जल रहे हैं। यह उनकी तकलीफ और मजबूरी को बताता है। अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में तो पानी ही जान है। तो नन्हेमल ठंडा पानी पीने के बाद कहता है कि गर्मी में पानी पीने से राहत मिलती है। यह पंक्ति पानी की अहमियत और गर्मी की परेशानी को दर्शाती है। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए, इन दोनों को आपस में मिलाना है। जैसे लाखों के आदमी खाक में मिल जाए, तो बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे पर अब उनके पास कुछ नहीं है। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, तो कपड़ा पसीने में भीगकर बिल्कुल पुराने जैसा हो गया है। माल मसाला तो अंटी में है ना, तो धनराशि सुरक्षित तो है। माल मसाला का मतलब वो था। खाने में क्या देरदार है, यानी कि भोजन की क्या व्यवस्था है। पहले आत्मा फिर परमात्मा, यानी कि पहले अपना ध्यान रखो और फिर दूसरा काम करो। सोच विचार के लिए, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। नन्हे मल का ऐसे ही मकान से क्या आश्चर्य था। नन्हे मल का मतलब है कि शहरों में छोटे, तंग और कम सुविधा वाले मकान आम है। विश्वनाथ का मकान छोटा है जिसमें जगह की कमी, गर्मी और हवा में न होने की समस्या है। नन्हे मल यह कहकर शहरों की सामान्य मकान स्थिति को दर्शाता है। पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित? शिकायत। पड़ोसी को शिकायत है कि विश्वनाथ के मेहमान उनकी छत पर गंदा पानी फैलाता है और उनकी खाट पर लेट जाते हैं। अब पड़ोसी का व्यवहार अनुचित है।
तर्क, क्योंकि पड़ोसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और विश्वनाथ के मेहमानों की गलती को बार बार उजागर करते हैं बिना उसकी मजबूरी समझे। वे सहयोग की बजाय झगड़ा करते हैं, और जैसे छत पर खाट बिछाने से मना करना। हालांकि छत पर गंदगी फैलाना भी गलत है, लेकिन पड़ोसी को इसे समझदारी से समझाना चाहिए या सुलझाना चाहिए, न कि चिल्लाना चाहिए। एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देते हैं। क्यों? अब वो क्यों आने देते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है और विश्वनाथ अतिथि सत्कार की परंपरा निभाते हैं। उसे लगता है कि शायद कोई परिचित ने उन्हें भेजा हो, जैसे संपत राम या जगदीश प्रसाद। वह मेहमानों को रात में भटकने से बचाने के लिए उन्हें अंदर बुलाते हैं। एकांकी में उन संवादों को ढूंढ कर लिखी जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेलाल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। जैसे मैं संपत राम को नहीं जानता। संपत राम को जानने की क्यों? वह तो आपसे मिले हैं। मैं कविराज तो नहीं हूँ। हमें याद नहीं आ रहा, हमें जो पता दिया गया था उसी के सहारे आ गए। जिनके यहाँ आपको जाना है वह काम क्या करते हैं? मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि वो गलत जगह पर आ गए थे, ठीक से जगह पर नहीं आए। एकांकी में उन वाक्यों को ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे कि ओफ, बड़ी गर्मी है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। तो ये सब क्या है? बताते हैं कि उस टाइम पे कितनी गर्मी है। अनुमान और कल्पना में अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगाने का सुझाव देते हैं, लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के निर्णय क्यों नहीं सोचा कि वो भी तो कर सकते हैं। तो एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी रेवती को अतिथियों के लिए भोजन बनाने को कहता है और उसकी अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए बाजार से खाना मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने खुद खाना बनाने के बारे में नहीं सोचा। इसका क्या कारण है? उस समय में के भारतीय समाज में रसोई का काम ज़्यादातर महिलाओं का माना जाता था, इसलिए विश्वनाथ ने शायद इस रिवाज के कारण खुद खाना बनाने की नहीं सोची, या हो सकता है उसे आती ही ना हो। साथ ही वह खुद गर्मी और थकान से परेशान था और उसे रसोई का काम करने का अनुभव या आदत नहीं रही होगी। रेवती की तबीयत खराब होने के बावजूद विश्वनाथ ने बाजार से खाना मंगवाने का विकल्प सुझाया, जो उसकी चिंता को दिखाता है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के कारण उसने खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली। एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे? तो एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों को पानी पिलाता है और छोटी बहन का ध्यान रखता है। उसे ये जिम्मेदारियां शायद इसलिए दी गई होंगी क्योंकि वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और समझदार माना जाता है। प्रमोद का आज्ञाकारी स्वभाव, जैसे मेहमानों के लिए पानी लाना, पंखा चलाना, दिखाता है कि वह जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। विश्वनाथ और रेवती गर्मी, बीमारी और मेहमानों की खातिरदारी से परेशान था, इसलिए उन्होंने प्रमोद को ये काम सौंपे। साथ ही यह भी संभव है कि परिवार में बच्चों को छोटी मोटी जिम्मेदारियां सिखाने की परंपरा रही है ताकि वे भविष्य में परिवार की मदद कर सके। कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सो रेवती अपने भाई से कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं अभी खाना बना देती हूँ। भले ही वह भीषण गर्मी और सरदर्द से परेशान थी, वह भोजन बनाने के लिए तैयार हुई क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसका आदर करना अपना कर्तव्य समझती थी। भारतीय संस्कृति में मेहमानों और रिश्तेदारों की खातिरदारी को बहुत महत्व दिया जाता है और रेवती नहीं चाहती थी कि उसका भाई भूखा सोए। उसने अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज कर अपने भाई की भूख और आराम को प्राथमिकता दी, और यह भी संभव है कि वह अपने परिवार की इज्जत बनाए रखना चाहती थी ताकि भाई को लगे कि उसका स्वागत अच्छे से हुआ। एकांकी में गर्मी की भीषणता दर्शाने के लिए कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी या बारिश की भीषणता, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो या बारिश ज़्यादा हो तो उनके स्थान पर कौन से वाक्य प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे गर्मी में भुन रहा हूँ, अगर ठंड होगी तो ठंड में जम गए, या बारिश में भीग रहा है। इस तरह के होंगे तो ऐसे सब में हमें बताना है। पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए, पर गर्म पानी भी कोई कहाँ तक पिए, पर सूखे कपड़े भी कोई कहाँ तक पहने जब भीगने ही हैं तो। ठीक है, हर एक का इसी तरह है आपका। सारे शहर में आग बरस रही है, सारे शहर में जैसे बर्फ़ गिर रही है और सारे शहर में जैसे पानी बरस रहा है।
प्यास है कि बुझने का नाम नहीं ले रही, ठंड है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, या बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, या फिर गीलापन है कि सूखने का नाम नहीं लेता। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, चारों तरफ दीवारें ठंडी पड़ रही हैं, चारों तरफ दीवारें गीली हो रही हैं। ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। गरम गरम चाय पिलाओ दोस्त, शरीर ठिठुर रहा है। सूखा तौलिया लाओ दोस्त, कपड़े भीग गए हैं। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, सचमुच सर्दी में गर्मी ही तो जान है, और वर्षा में छाता ही जान है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में बुनते हैं, यह तो हमारा ही भाग्य है कि बर्फ़ की तरह जमते रहते हैं, यह तो हमारा ही भाग्य है कि पानी में डूबते रहते हैं। फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, फिर भी ठंड से काँप रहा हूँ, फिर भी बारिश से तरबतर हो गया हूँ। एकांकी की रचना। एक एकांकी के आरंभ में पात्र परिचय, स्थान, समय और विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में बताया गया। जैसे कि गर्मी की ऋतु है, रात के 8 बजे का समय है, कमरे की पूर्व की ओर 2 दरवाजे हैं, और विश्वनाथ आता है, उफ बड़ी गर्मी, और पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती आंचल से अपना मुंह पोंछते हुए, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो गई हो, सिर फटा जा रहा है। सो एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इन्हें पढ़कर स्पष्ट पता चल रहा है कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। इनमें इसे रंगमंच निर्देश बोलते हैं कि आपका जो स्टेज है वो किस तरह से रहेगा। दूसरी पंक्ति में स्पष्ट है कि ये दोनों लोगों द्वारा बात कही गई बात, इसे संवाद बोलते हैं। ये नए मेहमान एकांकी का एक अंश है। एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में दर्शाया जाता है। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएं खोज सकते हैं। जैसे इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्टक में दिए गए थे, पात्र परिचय, अभिनय संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश आदि। अपने समूह से मिलकर अब इनकी जो है आपको विशेषताएं बतानी। जैसे एक अंक वाली रचना, यह एकांकी केवल एक अंक में पूरी होती है और कहानी संक्षेप में प्रस्तुत की जाती है। पात्र परिचय, एकांकी की शुरुआत में पात्रों का परिचय दिया गया, जैसे विश्वनाथ 45 वर्ष, गंभीर, रेवती, नन्हेमल, बाबूलाल आदि सबके बारे में बताया गया था। स्थान और समय, रंगमंच निर्देशन में स्थान जैसे भारत का सबसे बड़ा नगर, घर का कमरा, समय गर्मी की ऋतु, रात 8 बजे सब बताया गया। संवाद प्रधान, कहानी के प्रमुख जो मुख्य पात्र है उनके बीच में संवाद, बातें होती हैं और कहानी आगे बढ़ती है। अभिनय संकेत, कोष्टक यानी कि जो ब्रैकेट में जो है वो संकेत हैं में पात्रों के हाव भाव और गतिविधियों के निर्देश दिए गए, जैसे कि आंचल से मुंह पोंछते हुए आती है। वेशभूषा निर्देश, पात्रों के कपड़ों का वर्णन, जैसे विश्वनाथ का कुर्ता, धोती और नन्हेमल बाबू लाल की मैली धोती। सामाजिक मुद्दों का चित्रण, एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार की परेशानियां, गर्मी, छोटा मकान, मेहमानों की खातिरदारी दिखाई गई है। संक्षिप्त कहानी, यह एक छोटी सी घटना है, अनजान मेहमानों का आना, इस पे आधारित है जो एक रात में पूरी हो जाती है। हास्य और व्यंग्य, नन्हेमल और बाबूलाल के संवादों में हल्का हास्य और गलत फहमी का तत्व है। वास्तविकता का चित्रण, एकांकी में गर्मी, तंग मकान और पड़ोसियों की शिकायत जैसी रोजमर्रा की समस्याएं वास्तविक लगती हैं। आगे कुछ वाक्य दिए हैं एकांकी के बारे में। जो वाक्य आपको सही लगे उनके सामने आपको हाँ लिखना है, और जो गलत लगे उनके सामने नहीं। जैसे कि नए मेहमान, एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान घर में घटित होती है, हाँ। एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक होती है, नहीं। एकांकी में एक कहानी छिपी है, हाँ। एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है, नहीं, दोनों में अंतर होता है। एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों और महीनों की होती है, नहीं, एक ही टाइप की या एक ही पार्ट होता है उसमें। एकांकी की कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है, तो हाँ। और एकांकी में पात्रों को अभिनय के लिए निर्देश दिए जाते हैं, हाँ। अभिनय की बारी, क्या आपने कभी मंच पर कोई एकांकी या नाटक देखा है? टीवी पर फिल्में और धारावाहिक तो अवश्य देखे होंगे। अपने अनुभव से बताइए कि यदि आपको अपने विद्यालय में नए मेहमान एकांकी का मंचन करना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। उदाहरण के लिए इस एकांकी में आप क्या क्या जोड़ेंगे जिससे ये और अधिक रोचक बने, कौन से पात्र जोड़ेंगे और पात्रों की वेशभूषा क्या रखेंगे। यदि मुझे अपने विद्यालय में नए मेहमान का मंचन करना हो तो क्या होगा। मंच सज्जा, सबसे पहले तो स्टेज होना चाहिए सही से। कमरे का दृश्य वहाँ बनाना है, छोटा सा कमरा, देखने के लिए एक मेज, 2 कुर्सियाँ, एक पलंग रखूंगा, मेज पर कुछ किताबें, अखबार, जैसे एकांकी में बताया गया। पंखा, एक पुराना सा टेबल फैन मेज पर रखूंगा जो धीमी हवा देता हो ताकि गर्मी का एहसास हो। दरवाजे पूर्व और दक्षिण की और 2 दरवाजों का अभ्यास देने के लिए पर्दे या बोर्ड लगाए जा सकते हैं। प्रकाश व्यवस्था, गर्मी दिखाने के लिए मंच पर पीली और गर्म रोशनी का उपयोग।
पात्रों की वेशभूषा, विश्वनाथ जो है 45 वर्ष का मध्यम वर्गीय पुरुष है। कुर्ता, धोती और गंभीर चेहरा है। एक साधारण बनियान और पसीने से भीगा रुमाल साथ में होगा। रेवती क्या है, साड़ी पहने हुए है, आंचल से पसीना पोंछने के लिए रुमाल या वो अपने आंचल से ही पोंछ लेंगे। सिरदर्द दिखाने के लिए हल्का मेकअप, थका हुआ चेहरा दिखाना है। नन्हेमल मैली धोती, काली बंडी और सफ़ेद पगड़ी, मूछे और माथे पर सलवट दिखाने के लिए मेकअप। बाबूलाल मैली धोती, अधकटी मूछे, साधारण कमीज और पसीने से गीला उसका लुक। प्रमोद और किरण स्कूल यूनिफॉर्म या साधारण कपड़े हो सकते हैं क्योंकि वे बच्चे हैं। आगंतुक जो रेवती का भाई है, साधारण कमीज पैंट और थका हुआ लुक क्योंकि वह लंबा सफ़र जो है करके आया है। अब आगंतुक अतिथि के लिए होता है, तो रेवती के भाई का नाम नहीं यहाँ पर आया, तो इसलिए उसे बार बार आगंतुक बोला गया। क्या जोड़ा जा सकता है, पृष्ठभूमि ध्वनि, गर्मी दिखाने के लिए पंखे की हल्की आवाज़ या बाहर से गर्म हवा की आवाज़ जोड़ी जा सकती है। कोई नया पात्र, एक पड़ोसी का किरदार जो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जो मंच पर आकर विश्वनाथ से बहस करे, इसे हास्य और तनाव बढ़ेगा। रोचकता के लिए नन्हेमल और बाबूलाल के संवादों में हास्य जोड़ा जा सकता है, जैसे उनकी गलतफहमी को और मज़ेदार तरीके से दिखाना। प्रोप्स, एक पानी का घड़ा, गिलास मंच पर रखूंगा ताकि पात्र बार बार पानी पीने की बात करें तो वास्तविकता लगे। अब अभिनय की तैयारी, तो पात्रों को उनके हाव भाव सिखाएं, जैसे रेवती का सर दबाना, विश्वनाथ का पंखा झलना और नन्हेमल का पगड़ी से पसीना पोंछना। संवादों का जोर शोर से बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि गर्मी और परेशानी का एहसास दर्शकों तक पहुंचे। अब आपको अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यह सोचना है कि कौन किस पात्र का अभिनय करेगा। आपके शिक्षक आपको तैयारी के बाद अभिनय के लिए निर्धारित समय जैसे 10 या 15 मिनट आपको देंगे, उसमें आपको अपना ये नाटक प्रस्तुत करना है। तो आप जो इसमें अपने क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। सो पात्र, आपके समूह के पात्र विश्वनाथ गृहपति, रेवती विश्वनाथ की पत्नी, प्रमोद बेटा, किरण बेटी, नन्हेमल पहला अतिथि, बाबूमल दूसरा, पड़ोसी जो है गुस्सेल पड़ोसी और आगंतुक रेवती का भाई जो सबसे लास्ट में आने वाला मेहमान था। आप इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर लोग कम हैं तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 या फिर एक ही इंसान 2-3 रोल कर सकता है। मनसज्जा, कुर्सी जो है बैठने के लिए है, मेज चाहिएगी जहाँ पर गिलास, पंखा, किताबें रखी होंगी, पलंग और चारपाई बच्चे को सुलाने के लिए। पुराना पंखा असली हो तो अच्छा, नहीं तो कागज़ से बना सकते हैं। गिलास या लोटा, पानी पिलाने के लिए, तौलिया या दुपट्टा, पसीना पोंछने के लिए। प्रस्तुति 10 से 12 मिनट। शुरुआत किया, विश्वनाथ और रेवती जो है अपने घर और मकान की समस्या बातचीत करेंगे। फिर अतिथि आ जाएंगे, नन्हेमल और बाबूलाल, और बच्चों से बातचीत और पानी। फिर पड़ोसी वाला दृश्य 2 मिनट के लिए, पानी फैल गया तो शिकायत कर रहे हैं। गलत पहचान का खुलासा, फिर मेहमानों को पता चलता है कि वो गलत जगह आ गए, और फिर असली मेहमान का आना, और अंत में सब खुश होते हैं। अभिनय के सुझाव, संवाद बोलते समय चेहरा और हाव भाव स्पष्ट रखें। अगर गुस्से में है तो गुस्सा होना चाहिए, आराम से बात कर रहे हैं या कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वैसा आप पता चलना चाहिए, हाव भाव आपके दिखने चाहिए। गर्मी दिखाने के लिए बार बार पसीना पोंछने का अभिनय, पानी पीने, पंखा झलने, झगड़ने और हैरानी जताने वाले भाव अच्छी तरह से दिखाएं। समय का ध्यान रखें और जरूरी दृश्यों को देखें। वैकल्पिक बदलाव अगर आप चाहें तो, अगर समय कम है तो छोटे मोटे संवाद जो आपस में कट कर सकते हैं, पड़ोसी वाला दृश्य हटा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। भाषा की बात, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में बुनते रहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या दिखा रहे हैं, गर्मी की प्रचंडता कि कितनी ज़्यादा जो है गर्मी है, तापमान कितना अधिक है। एकांकी में इस प्रकार की और भी जो है प्रयोग हुए हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से विशेष प्रभाव उत्पन्न किया गया है। उन प्रभावों को छांटकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो जैसे कि मकान है कि भट्टी, तो प्रभाव यहाँ पर भट्टी शब्द जो है मकान की अत्यधिक गर्मी को दर्शाता है। जैसे वह आग में जल रहा है, यह अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो गर्मी की तीव्रता को दिखाता है। प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, तो बुझने का नाम नहीं लेती से लगातार प्यास की तीव्रता और पानी पीने के बाद भी राहत न मिलने का भाव उभरता है। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सो पत्ता नहीं हिलना, सांस बंद हो जाना, हवा की कमी और गर्मी से घुटन का माहौल हो गया। फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, पसीने से नहा गया कि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और गर्मी बहुत असहनीय है। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, यहाँ पर पानी की अहमियत और राहत का भाव उभरता है। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तो दीवारें गर्म होना और माहौल की तपिश बताता है कि कितनी गर्मी है। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ, लाखों के आदमी खाक में मिल गए,
तो उपयुक्त वाक्य में जो रेखांकित वाक्यांश है, यानी कि वाक्य का जो कुछ पार्ट, अंश जो रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है, वो मुहावरे का उपयोग है। तो ये वाक्य एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एकांकी में आए अन्य मुहावरों की आपको यहाँ पर पहचान करनी है, अर्थ बताना है और वाक्य बनाना है। मुहावरे, जान में जान आई, वाह अब जाकर जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। ठीक है। राहत या ताजगी महसूस करना, एक तरह से आप बोल सकते हैं राहत महसूस करना, गर्मी में ठंडा पानी पीने के बाद मेरी जान में जान आई। गला सूख जाना, तो गला सूखा जा रहा है, तो ये इन्होंने ये बोला था यहाँ पर। तो अर्थ क्या है, बहुत प्यास लगना, इतनी देर धूप में चलने के बाद मेरा गला सूखा जा रहा है। दूसरा एक मुहावरा था, प्राण सूखे जा रहे हैं, तो ये वाक्य बोला गया था यहाँ पर। इसका अर्थ क्या है, अत्यधिक प्यास या थकान से परेशान होना। गर्मी में स्कूल से लौटकर मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। मुहावरा सिर फट रहा है, सो रेवती का सिर दर्द था। अर्थ बहुत तेज या दर्द या परेशानी होना, इतना काम करने के बाद मेरा सिर फटा जा रहा है। बात पर बल देना, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द ही हटा कर पढ़िए, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर रहा। तो यहाँ पर क्या है, दो दो के जोड़े में आपको चर्चा करनी है। ही से क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है कि ये काम मुझे करना ही है। ठीक है। वाक्य में ही का प्रयोग से किसी बात पर बल मिल रहा था, तो ही को हटा देने से उसकी कमी हो गई। अब ही का प्रभाव क्या है, ही शब्द से आगंतुक जो कि रेवती का भाई है कि दृढ़ निश्चय और मेहनत का बल मिलता है। यह दिखाता है कि उसने बहुत कोशिश करके ही विश्वनाथ का घर ढूंढा है। ही हटाने से क्या होता है, उसमें वाक्य में दृढ़ता और निश्चय का भाव कम हो जाता है, वाक्य सामान्य हो जाता है और ढूंढने की मेहनत का महत्व कम हो जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में एक ही स्थान पर ही का प्रयोग कीजिए कि वे सामने लिखा अर्थ दिखाने लगे। तुम नहाने तो जाओ, उपर्युक्त वाक्य में तो शब्द का स्थान बदलकर अर्थ में परिवर्तन किया जाए। तुम तो नहाने जाओ, तुम नहाने जाओ तो ही और तो के ऐसे प्रयोग से और वाक्य बनाने हैं। जैसे विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे, अर्थ और किसी के अतिथि नहीं, तो नया वाक्य विश्वनाथ के अतिथि ही यहाँ रुकेंगे। दूसरा, विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे, यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं रुकेंगे, तो विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही रुकेंगे। विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकना निश्चित है। तो तीन अलग अलग तरह से यहाँ पर हो गया है। अब ही भी अलग अलग जगह यूज हो रहा है। विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे ही। अब तो तुम नहाने तो जाओ, सो नहाने पर जोर दिया गया है, जैसे ये ज़रूरी है। तुम तो नहाने जाओ, तो यहाँ तो पहले आने से यह बल है कि तुम विशेष रूप से नहाने जाओ, कि तुम जाओ तो पहले, आगे हम देख लेंगे। यहाँ पर तो अंत में आने से सुझाव देता है कि नहाने जाने पर कुछ और होगा, फिर जाकर कहना तैयार होगा। ही और तो के अन्य प्रयोग, ही मैं स्कूल ही जाऊँगा, यह किताब मैंने ही पढ़ी है, तो निश्चित है। तो का प्रयोग, तुम पढ़ाई तो कर लो, तो पढ़ाई पर जोर है। तुम तो पढ़ाई कर लो, तो तुम पर विशेष रूप से जोर है। तुम पढ़ाई कर लो तो पढ़ाई करने पर ही कुछ होगा। पाठ के आगे, रेवती ये लोग कौन है, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा है, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। सो उपरयुक्त संवाद से पता चलता है कि विश्वनाथ दुविधा की स्थिति में, यानी कि परेशान है वो। क्या आपके सामने कभी ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आई है जब आपको यह समझने में समय लगा हो कि क्या ये सही है या गलत? हाँ, मेरे सामने एक बार ऐसी दुविधा आई थी। एक दिन मेरे घर के बाहर एक अनजान व्यक्ति आया और बोला कि वह मेरे पापा के दोस्त का रिश्तेदार है। उसने कुछ मदद मांगी, लेकिन उसका व्यवहार और बातें ठीक नहीं लग रही थी। मैं दुविधा में था कि उसकी मदद करूं या पहले पापा से पूछूं। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह साफ जवाब नहीं दे पा रहा था, जैसे नन्हेमल और बाबूलाल विश्वनाथ को ठीक जवाब नहीं देते। आखिरकार मैंने पापा से बात की और पता चला कि वह कोई जान पहचान वाला नहीं था। इस अनुभव से मैंने सीखा कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, यानी कि भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। एकांकी में ऐसा लगता है कि नन्हेमल और बाबूलाल सगे संबंधी नहीं, अच्छे मित्र भी हैं। आपको अच्छे मित्र क्यों लगे? नन्हेमल और बाबूलाल एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और तालमेल दिखाते हैं, जो उनकी दोस्ती को दर्शाता है। जैसे आपके जो अच्छे मित्र हैं रोहन, प्रिया और अनुज यहाँ हैं, वे मुझे प्रिय हैं क्योंकि रोहन हमेशा मेरी मदद करता है, स्कूल प्रोजेक्ट में सहयोग देता है, मुश्किल समय में हिम्मत बढ़ाता है। प्रिया बहुत समझदार है और मेरी बातें ध्यान से सुनती है। वह हमेशा मज़ेदार कहानियाँ सुनाकर हंसाती है। अनुज मेरे साथ खेल में हिस्सा लेता है और कभी झूठ नहीं बोलता है, जिससे मुझे उस पर भरोसा है। ये दोस्त मेरे लिए खास हैं क्योंकि ये मेरे साथ खुशी और दुख में साथ रहते हैं।
आप अपने किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? तो क्या क्या है? पहले सबसे पहले सूचना देना, पहले फ़ोन करके बात बता देता हूँ कि कब आ रहा हूँ ताकि उन्हें असुविधा ना हो। समय का ध्यान, उन्हें सुविधाजनक समय पर जाने की कोशिश करता हूँ। उपहार, अगर लंबे समय के बाद मिलने जा रहे हैं तो छोटा सा उपहार जैसे मिठाई या फल ले लेते हैं। ज़रूरी सामान, अपने कपड़े, पानी की बोतल, ज़रूरी चीज़ें साथ रखता हूँ ताकि मेज़बान पर बोझ न पड़े। व्यवहार, वहाँ जाकर सम्मान और शिष्टाचार से बात करता हूँ जैसे नन्हेमल और बाबूलाल को करना चाहिए था। विश्वनाथ के पड़ोसी उनका किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करते हैं। आप अपने पड़ोसियों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं? एकांकी में पड़ोसी विश्वनाथ की मदद नहीं करते बल्कि छत पर गंदगी की शिकायत करने आ जाते हैं। तो अगर मैं होता तो मदद करना, अगर पड़ोसी को बाजार से कुछ सामान चाहिए तो मैं लाने में मदद कर देता। खास मौके त्यौहार पर मिठाई बांटता हूँ या उनके घर जाकर बधाई देता। आपातकाल, अगर किसी पड़ोसी को कोई परेशानी है जैसे बिजली या पानी की समस्या, तो मैं अपने माता पिता के साथ उनकी मदद करता हूँ। शांति बनाए रखना, अपने घर से शोर न हो और उनकी जगह का ध्यान रखता हूँ। नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। आपके अनुसार सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य नहीं है क्योंकि वे बिना साफ बताए आते हैं, बहुत मांग करते हैं जैसे खाना, पानी, नहाने की व्यवस्था और गलत फहमी पैदा करते हैं। अतिथियों का व्यवहार कैसे होना चाहिए? सबसे पहले सूचना दे, मेज़बान को बताए कि वो कब आ रहे हैं। शिष्टाचार, मेज़बान के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए। कम मांग, मेज़बान की स्थिति को देखते हुए कम से कम मांग करनी चाहिए जैसे ज़्यादा खाना या सुविधाएं न मांगना। सहयोग, अगर मेज़बान परेशान है तो उनकी मदद करनी चाहिए जैसे बर्तन उठाने में सहायता करना। आभार, जाने से पहले मेज़बान का धन्यवाद करना चाहिए। सावधानी और सुरक्षा, विश्वनाथ ने नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय नहीं पूछा और उन्हें घर के भीतर ले आए। यदि आप उनके स्थान पर होते तो क्या करता? मैं कुछ सावधानियां ज़रूर बरतता, जैसे परिचय पूछना। मैं उनसे स्पष्ट पूछता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और किससे मिलने आए हैं। अगर वे ठीक से जवाब न दे तो मैं उन्हें घर नहीं बुलाता। सत्यापन, अगर वे किसी परिचित का नाम लेते जैसे संपत राम, तो मैं उस व्यक्ति से फ़ोन पर संपर्क करके पुष्टि करता कि क्या उन्होंने उन्हें भेजा है। सीमित स्वागत, मैं उन्हें बाहर ही बिठाता जैसे बरामदे में और चाय या पानी देता, लेकिन घर के अंदर तभी बुलाता जब उनकी पहचान पक्की हो। सुरक्षा, अगर रात का समय हो तो मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ रखता ताकि अकेले न रहूं। ऐसा करने से मैं अनजान लोगों को घर में बुलाने की गलती से बचता और अपनी व परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता। आपके माता पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आए तो आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? दरवाज़ा नहीं खोलना है, मैं अपरिचित व्यक्ति से दरवाजे से के बाहर ही बात करूंगा, बिना दरवाज़ा पूरी तरह खोले। पहचान पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि वे कौन है, किससे मिलने आए हैं और क्यों आए हैं। माता पिता से संपर्क, मैं तुरंत माता पिता को फ़ोन करके बताऊंगा और उनकी सलाह लूँगा। पड़ोसी की मदद, अगर कुछ गलत लगे तो मैं पड़ोसी को बुलाऊंगा और उनकी मदद लूँगा। अकेले न रहना, मैं अपने भाई बहन या किसी को साथ रहूँगा ताकि अकेला ना रहूँ। सुरक्षा उपाय, अगर व्यक्ति जो है संदिग्ध लगे तो मैं पुलिस या आपातकाल नंबर पर कॉल करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये सावधानियाँ मुझे और मेरे घर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। सृजन, आपने यह एकांकी पढ़ी। यह एकांकी में कहानी कही गई है, उस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे एक दिन मेरे घर में मेहमान आए। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और रात के 8 बज रहे थे। मेरे घर में मैं, विश्वनाथ, मेरी पत्नी रेवती और मेरे बच्चे प्रमोद और किरण थे। घर छोटा सा था और गर्मी इतनी थी कि लगता था कि दीवारें तप रही है। रेवती का सर दर्द हो रहा था और मैं पंखा झल रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। 2 अनजान लोग, नन्हेमल और बाबूलाल, मेरे घर आ गए। वे बोले कि वे किसी संपत राम के दोस्त हैं, लेकिन मुझे वे पहचान में नहीं आए। फिर भी मैंने मेहमान नवाजी में के लिए उन्हें अंदर बुला लिया। वे दोनों बहुत बातूनी थे और गर्मी से परेशान होकर पानी मांगने लगे। प्रमोद ने उनके लिए पानी लाया और किरण को सुलाने की कोशिश करने लगा। रेवती को चिंता थी कि ये लोग कौन हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई परिचित ने भेजा हो। नन्हेमल और बाबूलाल ने खाना खाया और नहाने की बात शुरू की, जिससे रेवती और परेशान हो गई। पड़ोसियों ने भी शिकायत की कि मेरे मेहमान उनकी छत पर गंदा पानी फैलाते हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आखिर में एक और मेहमान आया जो रेवती का भाई निकला। रेवती ने अपनी तकलीफ भूलकर उनके लिए खाना बनाने की बात की। इस तरह उस रात मेरे छोटे से घर में अनजान और अपनों दोनों तरह के मेहमानों का आना जाना लगा रहा। यह घटना मुझे मेहमान नवाजी और सावधानी का महत्व सिखा गई। तार से संदेश, क्या मेरा तार नहीं मिला? तो रेवती के भाई ने अपने आने की सूचना तार द्वारा भेजी थी। तार संदेश भेजने का एक माध्यम है
जिसके द्वारा शीघ्रता से किसी के पास संदेश भेजा जा सकता है। जो मैसेज होते तो पहले व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते तो ये यूज़ होता था। जैसे कि टेलीग्राफ, किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफी कहलाता है, यानी कि दूर तक जब आपको अपना कोई संदेश भेजना है। विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा संवाद और समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने वाला या प्राप्त करने वाले यंत्र तार यंत्र टेलीग्राफ कहलाते हैं। वर्तमान में यह प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई है, यानी कि आजकल इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाए कि यह एकांकी लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई होगी। एकांकी में रेवती का भाई का कहना क्या मेरा तार नहीं मिला दर्शाता है कि टेलीग्राफ तार संदेश भेजने का एक सामान्य साधन था। भारत में टेलीग्राफ का उपयोग 20वीं सदी के मध्य तक, खासकर 1940 और 80 के दशक में बहुत आम बात थी। 2013 में भारत के टेलीग्राफ सेवा बंद हो गई है। चूंकि एकांकी में टेलीग्राफ का जिक्र है और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी को दर्शाता है जिसमें आधुनिक तकनीक मोबाइल का जिक्र नहीं है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एकांकी लगभग 40 से 70 वर्ष पहले लिखी गई होगी। आजकल संदेश भेजने के कौन कौन से साधन सुलभ हैं? तो मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए तुरंत टेक्स्ट, फोटो, वीडियो भेजे जा सकते हैं। ईमेल, जीमेल, याहू मेल और बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक संदेश भेजे जाते हैं। एसएमएस, छोटे टेक्स्ट संदेश मोबाइल नेटवर्क के जरिए। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मैसेज या पोस्ट के जरिए। वीडियो कॉल, जूम, गूगल मीट, स्काइप आदि से तुरंत बातचीत हो जाती है। पत्र, भारतीय डाक सेवा के जरिए पारंपरिक पत्र भेजे जा सकते हैं। वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल या अन्य ऐप्स के जरिए आवाज़ से संदेश। आप किसी को संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? मैं किसी को संदेश भेजने के लिए सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप का उपयोग करता हूँ। यह आसान, तेज़ और मुफ्त है। मैं टेक्स्ट, फोटो या वॉइस मैसेज भेज सकता हूँ और ग्रुप चैट में कई लोगों के साथ एक साथ बात कर सकता हूँ। अगर कुछ औपचारिक है जैसे स्कूल या प्रोजेक्ट से संबंधित तो मैं ईमेल का उपयोग करता हूँ। कभी कभी दोस्तों के साथ मज़े में भी इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता हूँ। आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक पत्र लिखकर भारतीय डाक द्वारा भेजिए। जैसे कि प्रिय दादाजी नमस्ते, आशा है आप स्वस्थ और खुश होंगी। मैं ये पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ बिताए हुए पल बहुत याद आ रहे हैं। स्कूल में सब ठीक है और मैंने हाल ही में एक नाटक नए मेहमान पढ़ा जिसमें एक परिवार की मेहमान नवाजी की कहानी थी। यह पढ़कर मुझे आपकी बताई कहानियाँ याद आई जब आप मेहमानों के लिए खाना बनवाते थे। मुझे याद आया आप हमेशा कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। इस नाटक में भी यही भाव था, लेकिन कुछ मेहमान अनजान थे जिससे थोड़ी परेशानी हुई। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो बताइएगा। मैं जल्दी ही छुट्टियों में आपसे मिलने आऊँगा। मम्मी पापा और छोटी बहन को भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। आपका प्यार। देन आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस और जो भी तारीख है वो। नाप तोल और मुद्राएं, जबकि नत्थामल ने यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। रेखांकित शब्द 9.5 आने, गज। अब 9.5 भारतीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय अंक है 9.5 को दर्शा रहा है। वहीं आना जो है शब्द भारतीय मुद्रा और गज शब्द लंबाई नापने का एक मापक है। पता लगाइए कि 1 रुपये में कितने आने होते हैं। तो 1 रुपये में कितने 16 आने होते हैं, जो पहले पुरानी प्राचीन टाइम पे जो यूज़ होता था। 4 आने में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपये में 16 आने, 64 पैसे हो गए। 4 आने में 16 पैसे होते हैं। आपके आसपास गज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो आपको पता करना है। तो मेरे आसपास गज शब्द का प्रयोग ज़्यादातर कपड़ा नापने के लिए होता है। कपड़े की दुकान जैसे कि साड़ी या सूट के कपड़े की लंबाई नापने के लिए दुकानदार गज का माप बताते हैं। उदाहरण के लिए यह साड़ी 5 गज की है। इसके अलावा कुछ लोग पुराने ज़माने में ज़मीन या खेत नापने के लिए भी गज का उपयोग करते थे, लेकिन यह अब कम आम है। बताइए कि 1 गज में कितना फीट है? तो 1 गज में होता है 3 फीट। झरोके से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन सादगी भरा था, परंतु वे अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। उनके घर में कोई अतिथि आ जाए तो वे सत्कार के लिए जी जान से जुड़ जाते थे। महादेवी वर्मा की पुस्तक पथ के साथी से निराला के आतिथ्य भाव का एक छोटा सा अंश यहाँ दिया गया है, तो आपको इसे जो है उसे पढ़ना है। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रख दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है, यानी कि खुशी आ जाती है
जो आपको घर समझ कर आए हैं, जो अपना घर समझ कर आए हैं, उन्हें ये कैसे कहा जाए कि उनके भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा? भोजन बनाने के से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। 33 कोटि देवी देवताओं के देश में इस वर्ग के देवताओं की संख्या कम नहीं, पर आधुनिक युग में ने उनकी पूजा विधि में बहुत कुछ सुधार कर लिया है। अब अतिथि पूजा के अवसर वैसे कम ही आते हैं, और यदि आ भी पड़े तो देवता के और अभिषेक, श्रृंगार आदि संस्कार ब्यारा नौकर आदि ही संपन्न करा देते हैं। पुजारी गृहपति को तो भोग लगाने की मेज पर उपस्थित रहने भर का कर्तव्य संभालना होता है। कुछ देवता इस कर्तव्य से भी मुक्ति दे देते हैं। ऐसे युग में आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी ने वही पुरातन संस्कार जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है, उनके भाव की अतल गहराई और अबाध वेग भी आधुनिक सभ्यता के छिछले और बंधे भाव व्यापार से भिन्न है। तो यहाँ बताया गया कि निराला जी के अगर घर में कोई आ जाता था मेहमान, तो इतने खुश होते थे, खुद ही उनके लिए सारे काम करते थे। साझी समझ। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। आपके घर जब अतिथि आते तो आप उनका अभिवादन कैसे करते हैं, अपनी भाषा में समझाइए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। जैसे भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। जब मेरे घर में कोई अतिथि आते हैं तो मैं उनका अभिवादन इस तरह करता हूँ। सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम कहता हूँ। अगर वे बड़े हैं तो पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। फिर उन्हें अंदर बुलाकर आराम से बिठाता हूँ, पानी या चाय ऑफर करता हूँ। अगर वे दूर से आए हैं तो उन्हें थकान के बारे में पूछता हूँ और घर की कोई स्पेशल डिश बनवाने की कोशिश करता हूँ। सहपाठियों से चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन अतिथियों को खिलाना चाहता हूँ, जैसे कचौड़ी सब्जी या लिट्टी चोखा, क्योंकि ये स्वादिष्ट और घरेलू होते हैं। आप अपने सहपाठियों से पूछें कि उनके क्षेत्र में कौन कौन सा, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजस्थान में दाल बाटी, दक्षिण भारत का इडली सांभर मेहमानों को खिलाना पसंद करेंगे। चर्चा में बताएं कि ये व्यंजन स्पेशल क्यों है और कैसे बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। उसके बाद है खोजबीन के लिए। इस एकांकी में आने, गज और तार शब्द आए हैं। इनके विषय में विस्तार में जानकारी इकट्ठी कीजिए और इनके लिए अपने अभिभावक, अध्यापक या पुस्तकालय, इंटरनेट कहीं से भी सहायता ले सकते हैं। तो आना क्या है? आना पुरानी भारतीय मुद्रा की एक इकाई है जो ब्रिटिश इंडिया में 1835 से 1957 तक इस्तेमाल होती थी। यह 16 आने से 1 रुपया बनता था। प्रत्येक आना 4 पैसे के बराबर होता था और 1 रुपया जो है 64 पैसे का होता था। 1957 में डेसिमल सिस्टम आने के बाद 1 रुपया 100 पैसे का हो गया और आने का उपयोग बिल्कुल बंद हो गया। एकांकी में नन्हेमल 9.5 आने गज कहता है, जो कपड़े की कीमत बताता है। यह पुरानी जो है मुद्रा प्रणाली को दर्शाता है। गज लंबाई मापने की पुरानी इकाई है जो मुगल काल से भारत में इस्तेमाल होती है। यह 1 यार्ड के बराबर है, जो लगभग 3 फीट या 0.914 मीटर होती है। भारत में मुख्य रूप से कपड़ा नापने, जैसे साड़ी, धोती या जमीन नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। आज भी रियल एस्टेट या टेक्सटाइल में गज का शब्द आम है, जैसे 200 गज का प्लॉट। एकांकी में गज कपड़े की लंबाई के लिए यूज हुआ है। तार टेलीग्राफ का हिंदी नाम है, जो बिजली की मदद से दूर तक संदेश भेजने का पुराना साधन था। भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू हुआ था। 1854 में यह पब्लिक के लिए खुला और मुंबई से पुणे तक पहला संदेश भेजा गया। ब्रिटिश काल में यह बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे 1857 की क्रांति में इस्तेमाल। 2013 में भारत में टेलीग्राफ सेवा बंद हो गई क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली। एकांकी में रेवती का भाई तार का जिक्र करता है, जो पुराने समय के संचार को दिखाता है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।